सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग विशेष के लोग, मैं नरेंद्र कोचिंग और अनिल कुमार खेगड़ की ओर से आपका मेरे स्वयं के YouTube चैनल और कोचिंग चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देखो, कल के टॉपिक में जो बातें हमने आपके साथ शेयर की थी, वो बातें पहुंचाने की कोशिश की थी, उनमें प्रजामंडल के बारे में थी। देखो, बताई गई जितनी भी चीजें हैं, पढ़ाई गई बातें हैं, वो केवल आपकी युग पर डिपेंड करती है, आपकी सोच पर डिपेंड करती है। किसी शायर ने सच लिखा था कि मोहब्बत एक पावन से एहसासों की कहानी है, जिसका कभी कबीर तो कभी मीरा दीवानी है। हमारी आंख से झलकते हैं आंसू, तो समझो तो मोती है, ना समझो तो पानी है। तो वही पढ़ाई के क्षेत्र में लागू होती है चीज। एक बार फिर आपकी मुस्कुराहट की आभा लेकर और हम इस टॉपिक से जुड़ते हैं, और टॉपिक का नाम है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन में कल जो हमारी बातें हुई थी, वो बीकानेर प्रजामंडल परिप्रेक्ष्य से में हुई थी। आज हम आपको एक प्रजामंडल के बारे में बताते हैं, और उस प्रजामंडल का नाम है जयपुर। यानी इतिहास में इसको भारत का पेरिस कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं इसे। यानी एकमात्र ऐसा शहर जो राजस्थान का नक्शे के आधार पर बसाया गया था, जयनगर के नाम से प्रसिद्ध है, पुराना नाम ढूंढार है। और बी.आर. चोपड़ा समिति की सिफारिश पर यह जयपुर एक राजधानी बनते हुए एक महानगर में शामिल हो गई थी। इस जयपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन जब हुआ था, तो उसके मूल आधार स्तंभ थे, और उस मूल आधार स्तंभ का नाम था अर्जुनलाल सेठी। ये अर्जुनलाल सेठी जो थे, वो कौन से धर्म के थे? जैन धर्म के। एक बात और है, जैन धर्म के स्नातक थे, यानी पहले व्यक्ति थे जिसने बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की थी। पहले बीए कर सकते हो आप, बहुत जगह आप नाम सुनते हो, हमारे गांव में ये पहला आदमी है जिसने बीए किया। तो ये पूरे जैन धर्म के पहले स्नातक आते थे। अर्जुनलाल सेठी जो थे, ये जयपुर की क्रांतिकारी और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जन्मदाता था। इसने जैन शिक्षा सोसाइटी का गठन किया। सबसे पहली बात आपके सामने आती है जैन शिक्षा सोसाइटी, और जैन शिक्षा सोसाइटी का गठन किया इनके द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार था और लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करना था। इन्होंने वर्धमान पाठशाला बनाई, इन्होंने वर्धमान छात्रावास बनाए, और इन्होंने वर्धमान जो संगठन बनाए। और ऐसे संगठनों के माध्यम से इन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार था, उनको करने का इन्होंने प्रयास किया था। अर्जुनलाल जी सेठी जो थे, इन्होंने क्या किया था कि अर्जुनलाल सेठी ने जो वर्धमान पाठशाला बनाई थी, इसके माध्यम से दो व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की थी। मोतीचंद और माणकचंद नाम के व्यक्ति ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। आगे चल के क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गए। इस अर्जुनलाल सेठी ने क्या किया था, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, मदन जो यानी कि आपकी पराजय पुस्तक लिखी थी। महेंद्र कुमार पार्सव नामक पुस्तक लिखी इसने। उसके बाद में महेंद्र कुमार नाटक लिखा है इन्होंने। तो महेंद्र कुमार नाटक, पार्सव नाटक, मदन पराजय नाटक, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति नाम की अनेक पुस्तकें जो थी, वो अर्जुनलाल जी सेठी के द्वारा जो थी वो लिखी गई थी। अर्जुनलाल जी सेठी ने जयपुर के इस क्रांतिकारी जो मंडल था, उस क्रांतिकारी मंडल से इन्होंने क्या किया था कि 1912 के अंतर्गत एक घटना हुई थी, और 1912 के अंतर्गत होर्डिंग, ये लॉर्ड होर्डिंग उस समय क्या थे? वाइसराय थे। दो प्रश्न बड़ी गजब है कि ये लॉर्ड होर्डिंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को क्या बनाया? राजधानी बनाया था। 1912 से पहले
कोलकाता हमारी राजधानी हुआ करती थी। दूसरी बात, 1913 में एक हत्याकांड हुआ था, निमेज हत्याकांड। इस निमेज हत्याकांड में एक साधु की संपत्ति को लूट लिया गया था और इस निमेज हत्याकांड में ये दोनों व्यक्ति जो हैं, मोतीचंद माणिकचंद और जोरावर सिंह बारठ जो थे, उनका इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरी, 1914 में एक बिहार क्षेत्र में एक जगह थी आरा, ये वैसे बिहार का एक जिला माना जाता है। उस आरा जिला में एक आरा हत्याकांड हुआ था, या आप ये कह सकते हो आरा हत्याकांड जो था उनमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जब 1912 ईस्वी में लॉर्ड होर्डिंग जो थे, लॉर्ड होर्डिंग जब बम कांड हुआ था, उस पर बम फेंका गया था, दिल्ली के में जुलूस के ऊपर बम फेंका गया था, तो इस लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का कार्य जो किया था उसके अंतर्गत शामिल कौन थे? तो उसके अंतर्गत थे प्रताप सिंह बारठ और जो यानी कि जोरावर सिंह बारठ, यानी केसरी सिंह जी बारठ का नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कि ये लोग जो थे वो उस समय इसके अंतर्गत शामिल थे। प्रताप सिंह बारठ को जब इस घटना में शामिल होने के कारण या इस क्रांतिकारी गतिविधियों में उनका योगदान होने के कारण उसे बंदी बना लिया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो बरेली जेल में उसको रखा। एक चीज और बता दूं आपको, जैसे केसरी सिंह बारठ का नाम आता है, प्रताप सिंह बारठ आता है तो बरेली जेल आती है, जहां अमानुषी के व्यवहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे कहा कि आपने इस बम के लिए उकसाया था, उस आदमी का नाम बता दो, आपकी माता रो रही है। तो उसने कहा कि मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं इस मातृभूमि का लाल पहले हूं और मैं उन माताओं को नहीं रुला सकता जो अनेकों माताएं मेरे ऊपर विश्वास करती हैं। तो इन्होंने ऐसा बात कह दी थी। जैसे केसरी सिंह बारठ को कहाँ रखा गया? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो ये कई चीजें और भी इनके साथ ही जो है वो जुड़ जाती। तो यहां से क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ कि जयपुर के अंतर्गत जो अर्जुनलाल जी सेठी थे, इनको माधो सिंह सेकंड ने प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया कि आप जयपुर में एक बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप प्रधानमंत्री बनिए। तो उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री का पद परित्याग कर दिया था। ये बात कहते हुए यहाँ दो प्रश्न है। एक प्रश्न यह है कि इसको प्रधानमंत्री का पद किसने दिया था? माधो सिंह ने दिया। एक बात ही, माधो सिंह सेकंड ने जब पद दिया तो इन्होंने क्या कर दिया? उसको ठुकराया। ठुकराया क्यों? उसने कहा कि अगर मैं आपकी नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो कहने का मतलब ये भी एक बात थी कि इनको इच्छा नहीं थी इन चीजों में। इनको जब वेलूर जेल में रखा गया, जब ये क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत आ गए थे तो इनको वेलूर जेल में रखा गया। जब वेलूर जेल में रखा गया, वेलूर जेल है कहाँ? कर्नाटक में। तो वहां पर इन्होंने अनशन किया, उसके बाद उनको यहाँ से फरे भी किया गया था। तो ये पृष्ठभूमि बन गई प्रजामंडल की। अब इस प्रजामंडल के अंतर्गत कई व्यक्तियों का योगदान इसके अंतर्गत रहा और जयपुर में प्रजामंडलकारी जो गतिविधियां हैं उनमें कई व्यक्ति आए। जैसे उसका नाम मैं लिखता हूं, दौलत सिंह जो भंडारी हैं, यानी जो एक महत्वपूर्ण नेता थे, दौलत सिंह भंडारी के रूप में इनके साथ ये इस किसान आंदोलन जो प्रजामंडल थे जुड़े। उसमें जमनालाल बजाज जो है वो यानी कि इसके साथ जुड़ गए थे क्रांतिकारी गतिविधियों में। एक व्यक्ति है कपूर चंद पाटनी, इसके अंतर्गत जुड़ गए। कपूर चंद पाटनी के अलावा अर्जुन लाल जो सेठी हैं वो अर्जुन लाल सेठी इसमें जुड़ गए। उसके बाद चिरंजी लाल मिश्र जो है वो भी जुड़ गए और उसके बाद बाबा हरिश्चंद्र जो हैं वो हरिश्चंद्र भी इसमें जुड़ गए। इन सभी ने मिलकर जयपुर प्रजामंडल के प्रयास किए। लेकिन देखो कैसे हुआ। सबसे पहले तो व्यक्ति का नाम आता है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का संबंध कहां से है? काशी का वास सीकर। देखो सीकर में एक चीज और आती है। स्वामी केशवानंद जो है, जिनके नाम से पहली बालिका बीएड कॉलेज बनी हुई है, स्वामी केशवानंद ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया हनुमानगढ़। वो स्वामी केशवानंद थे, वो बिरमा उसका बचपन का नाम था। ये
कहाँ के रहने वाले थे? ये भी सीकर के रहने वाले थे। बचपन का नाम इनका बिरमा था और ये भी सीकर के रहने वाले थे, क्योंकि सीकर का पुराना नाम ही वीरभान का वास है। बास के नाम से, जैसे लक्ष्मण के वास में कटला के अंतर्गत आंदोलन हुआ था आपका शेखावाटी किसान आंदोलन, तो ये शब्द जुड़े हुए हैं। तो बिरमा केशवानंद का नाम था और केशवानंद के नाम से स्वामी केशवानंद महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संगरिया हनुमानगढ़ राजस्थान की पहली महिला बीएड कॉलेज भी है। तो ये नाम इसके साथ जुड़े गांधी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। 5वें पुत्र के नाम से ये आपके स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहलाते हैं। कई नाम इसके साथ जुड़े हुए। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज आती है कि कपूर चंद पाटनी जो है, इस कपूर चंद पाटनी और जमुनालाल बजाज, अगर अध्यक्षता का नाम पूछे तो जमुनालाल बजाज है, सहयोग का नाम पूछे तो कपूर चंद पाटनी है। और इन दोनों ने मिलकर एक संगठन स्थापित किया था जिसका नाम था चरखा संघ। और चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो आप अध्यक्षता पूछे तो 1927 लिखोगे, जमुना लाल बजाज लिखोगे और बजाज में एक शब्द लिखोगे कि क्या थे? गांधी के 5वें पुत्र थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे भामाशाह की पदवी से विभूषित किया गया था। दूसरी चीज यहां पर आती है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में और इसकी स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी गजब है और जो नोटेड बिंदु यहाँ पर आता है वो नोटेड बिंदु यह आता है कि जब इन्होंने कपूर चंद पाटनी ने इनकी अध्यक्षता में जब इसकी स्थापना कर दी तो सरकार के बीच और इन क्रांतिकारियों के बीच गतिरोध था, इसलिए इसको मान्यता नहीं दी गई। तो इसका पहला वैधानिक जो सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, तो आप यहां पर वो शब्द का नाम लिखोगे कि इसका वैधानिक जो अधिवेशन हुआ था वो वैधानिक अधिवेशन हुआ 1936 ईस्वी को। और 1936 ईस्वी को वैधानिक अधिवेशन हुआ था जमुना लाल बजाज जो हैं उनकी अध्यक्षता में हुआ था। उस समय इस प्रजामंडल से अपनी आत्मिक भावना से जुड़ चुके थे हीरालाल शास्त्री। तो इससे कौन जुड़ चुके थे? हीरालाल शास्त्री जी जुड़ चुके थे। हीरालाल शास्त्री का संबंध कहां से है? जोबनेर। और जोबनेर कहां पर आपका? जयपुर में। जोबनेर राजस्थान के कंपटीशन में नरेंद्र कृषि क्रमण विश्वविद्यालय के लिए आता है। ये जो जोबनेर जो क्षेत्र है वो किसके लिए आता है? नरेंद्र कृषि क्रमण विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय कहाँ है? ये विश्वविद्यालय आपका जयपुर में है। लेकिन राजस्थान के 2 प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक कृषि विश्वविद्यालय आपका बीकानेर है और दूसरा कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर वाले का नाम है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के अंतर्गत स्थापित है और जिसमें 21 जिले महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है और बाकी जो जिले हैं वो जो बच गए हैं वो जिले किसके अधीन हैं? वो आपके बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन आते हैं। दूसरी बात, आपको एक बात यहां से आती है कि जो नरेंद्र कृषि क्रमण है वो जोबनेर क्षेत्र में है। अब हीरालाल शास्त्री ने क्या किया? 1927 में एक स्कूल बनाई जिसका नाम था जीवन कुटीर। ये जीवन कुटीर एक स्कूल थी और इस स्कूल को शुरू में तो इसके लिए था कि हमारे बच्चे पढ़ सके, हम आगे बढ़ सके, इसके लिए ऐसा था। तो जीवन कुटीर स्कूल बना दी। तो 1943 ईस्वी के अंतर्गत रत्ना शास्त्री, ये कौन थी? रत्ना शास्त्री। और रत्ना शास्त्री जो इनकी पत्नी थी, इसने इस स्कूल को नाम दे दिया बालिका स्कूल, इसको नाम दे दिया गया। 2 बातें आपकी बहुत ही गजब होगी। जब बालिका स्कूल का नाम दे दिया गया तो ये स्कूल आगे चल के प्रसिद्ध हो गया वनस्थली बालिका विद्यापीठ या वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब बालिका शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने? रत्ना शास्त्री। और महिला शिक्षा में अग्रणी होने के कारण इस रत्ना शास्त्री को 1959 में
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह भारत की प्रथम महिला थी जो पद्मश्री से क्या हुई थी, सम्मानित हुई थी, और उसका नाम था रत्ना शास्त्री। ये वनस्थली विद्यापीठ 1986 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई, यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो यूनिवर्सिटी कैसे बनी? डीम्ड क्या होता है, यानी जो केंद्र सरकार के अधीन होती है। राजस्थान की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी थी वो वनस्थली विद्यापीठ थी। दूसरी जो यानी जैन भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी 1970 लाडनू जो है वो दूसरी भारत की डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब आप कहोगे सर वो 1970 बिल्कुल है, लेकिन ये तो 27 के हिसाब से चलेगी ना, डीम्ड बाद में बनाया गया था 86 में, लेकिन है तो पहले की। तो ये दो डीम्ड यूनिवर्सिटी उस समय क्या आज जो प्रथम जो राजस्थान के शैक्षणिक क्षेत्र में आई थी, लेकिन ये बालिका के रूप में आई थी। तो चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं कि बालिका दिवस कब आता है, तो आप एक बात लिखते हो 24 जनवरी जो है बालिका दिवस के रूप में आता है, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में आता है, तो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में आता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आप और भी हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जोड़ सकते हो। 24 जनवरी और बालिका वर्ष घोषित किया गया था कब? 2013 में राजस्थान पहला राज्य था जिसने बालिका नीति लागू की थी। ये हीरालाल शास्त्री जी जो थे, ये हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम थे। पहले मनोनीत सीएम कब बने थे? 30 मार्च 1949 को ये राजस्थान के प्रथम क्या बने? सीएम बने, लेकिन मनोनीत सीएम थे। निर्वाचित टीकाराम पालीवाल थे जो दौसा से थे, और पहले निर्वाचित और मनोनीत दोनों श्रेणियों में अगर साथ नाम आता है कि भाई मनोनीत भी रहा और निर्वाचित भी रहा, तो जयनारायण जी व्यास का नाम आता है। तो ये प्रथम सीएम बने। 30 मार्च को एक दिवस आता है जिसका नाम है राजस्थान दिवस के रूप में आता है। जैसे 15 मार्च को आता है वो उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 30 मार्च को राजस्थान दिवस आता है, लेकिन आपको एक प्रश्न पूछ ले, वर्तमान राजस्थान स्थापना दिवस, अगर आपको यह शब्द पूछ लिया जाता है वर्तमान राजस्थान स्थापना दिवस, तो आप इसका नाम लिखोगे 1 नवंबर को वर्तमान राजस्थान स्थापना दिवस आता है। अब दोनों के बीच में कटुता बढ़ गई थी कि भाई इधर हीरालाल शास्त्री जी और ये क्रांतिकारियों में जुड़ गए थे, दूसरी तरफ अंग्रेजी प्रशासन ऐसा चाहता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल पड़ा था। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई से एक घोषणा की थी, ग्वालियर टैंक मैदान से, करो या मरो, भारत को आजाद करो, जिसमें आपको बलिदान भी देना पड़े तो आपको देना चाहिए। ये बात वहां पर हुई थी। अब उस समय 1942 में एक समझौता हुआ और उस समझौते का नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसके नाम से एक समझौता हुआ था, और जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम का जो समझौता हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? उस समय सवाई मानसिंह के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था मिर्जा इस्माइल। कौन थे? मिर्जा इस्माइल नाम के व्यक्ति थे, वो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। कहां के? जयपुर के पीएम थे। उसके बीच में ये समझौता हुआ एक तरफ से, तो और दूसरी तरफ से समझौता जो किया था वो यानी कि हीरालाल जी शास्त्री ने किया था अपने प्रतिनिधियों की ओर से, हीरालाल शास्त्री ने। तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ था? हीरालाल शास्त्री जी और इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ। इस समझौते में क्या बात रखी गई थी कि इस समझौते का अंतर्गत है जो जयपुर प्रजामंडल जो है, जिसकी स्थापना तो 1931 में हुई, 36 में ये पुनरावृत्ति या औपचारिक अधिवेशन हुआ, 38 में हुआ, जमनालाल बजाज दोनों के अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ पर जो जयपुर है उसमें एक समझौता हुआ कि जयपुर जो प्रजामंडल है वो प्रजामंडल कहाँ भाग नहीं लेगा? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये बात कब कही थी? ये बात मिर्जा इस्माइल समझौते में कही जो हीरालाल शास्त्री जी दोनों के बीच हुआ। लेकिन एक बात प्रशासन ने भी कही कि जयपुर प्रजामंडल जो है उसकी गतिविधियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। ये बात उधर से कह दी और हम इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन इसमें एक नोटेड बिंदु देखिए,
इसमें नोटेड बिंदु ये आता है कि अगर आपको ये चीज पूछी जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान के किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया, मैं मानता हूं कि आप मेरी पढ़ाई गई इस बात को जरूर लिख दोगे कि सर इसने भाग नहीं लिया। लेकिन दूसरा पूछ ले तो आपको ऐसी स्थिति में करना पड़ेगा अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल जो है उसमें जैसे अस्पृश्यता संघ, वाल्मीकि संघ, इसके अंतर्गत हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी ने 1938 ईस्वी के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। इन्होंने भी भाग नहीं लिया, तो दो प्रजामंडल हो गए जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। अब क्या हुआ कि जयपुर प्रजामंडल में फूट पड़ गई। फूट कैसे पड़ गई कि 2-3 आदमी जो थे इसके साथ पहले जुड़े हुए थे, अब इनमें 2 गुट बन गए प्रजामंडल में अलग अलग। एक गुट बन गया आजाद मोर्चा और एक गुट बन गया क्रांतिकारी प्रगति दल। ये 2 गुट बन गए। एक गुट बन गया आजाद मोर्चा और एक गुट बन गया क्रांतिकारी प्रगति दल। ये दोनों गुट बन गए। अब ये दोनों गुट बने थे, जो आजाद मोर्चा इसकी गठन किया था हरीश चंद्र बाबा और इसका गठन किया था चिरंजीव लाल मिश्र। इन्होंने इसका क्या किया, गठन किया। लेकिन फिर दोनों में फूट पड़ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब जयपुर प्रजामंडल था उसमें कस्तूरबा गांधी जी भी आए और पंडित नेहरू जी भी आए। और पंडित नेहरू जी ने आके क्या किया, 1945 ईस्वी के अंतर्गत एक नए रूप में इन दोनों का एकीकरण किया। इनका क्या किया, एकीकरण किया और आगे चल के BR चोपड़ा समिति बनी और चतुर्थ एकीकरण में राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुआ। और इस तरीके से जयपुर प्रजामंडल किसका अभिन्न बन गया, राजस्थान का अभिन्न बन गया। दूसरा प्रजामंडल जो है और उस प्रजामंडल का नाम है बूंदी प्रजामंडल। बहुत ही बढ़िया प्रजामंडल है और उसको अभी आपको मैं बताऊं, क्योंकि 1931 में तो बूंदी वाला प्रजामंडल हुआ और 1931 में जयपुर वाला हुआ, तो दोनों को कम से कम जोड़ सके। तो आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंतर्गत की गई थी। इसके संस्थापक रहे कांतिमल जो चौथानी थे या मेहता थे, वो उसके संस्थापक थे। ऋषि दत्त मेहता इनके सहयोगी थे और नित्या सागर थे, वो भी इनके सहयोगी थे। तो तीनों नाम लिख रहा हूं मैं। पहले नंबर के अंतर्गत आपका आएगा कांतिमल मेहता, भी आप लिख सकते हो, कई जगह इसको चौथानी लिखा होता, वो इसके महत्वपूर्ण थे। दूसरे नंबर पर इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो ऋषि दत्त मेहता है, तो आप इसको जोड़ोगे ऋषि दत्त मेहता जो इसके अंतर्गत यानी दूसरे व्यक्ति विशेष के रूप में इसमें जुड़े हुए। नित्यानंद सागर जो व्यक्ति है, नित्यानंद सागर जो नाम के व्यक्ति हैं वो इसके साथ जुड़े हुए। और नित्यानंद सागर की पुत्र वधू जो थी सत्यभामा, वो भी इसमें जुड़ी हुई थी। ये नित्यानंद सागर नाम के व्यक्ति हैं, इनकी पुत्र वधू थी और उस पुत्र वधू का नाम था सत्यभामा। वो सत्यभामा भी इससे जुड़ी हुई थी। इस सत्यभामा को महात्मा गांधी की, किसकी वही, महात्मा गांधी की मानस पुत्री कहा गया है। इसको किसकी मानस पुत्री कहा गया, जो महात्मा गांधी जी हैं उस महात्मा गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से इसको जाना गया। ऐसा कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इसे ब्यावर जेल में बंदी का जीवन व्यतीत किया था। किसने, सत्यभामा ने। कौन से आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय आंदोलन के अंतर्गत जब इन्होंने भाग लिया था महिलाओं की ओर से, राजस्थान की ओर से, गांधी ने जब इसको अपनी पुत्री स्वीकार किया था, तो इसे बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था, ब्यावर में रखा। 2 बार देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहोगे 12 मार्च 1930 को। कौन सी यात्रा से शुरू हुई थी, नमक यात्रा से शुरू हुई थी, दांडी मार्च जिसको कहते हैं। उसमें भाग राजस्थान की ओर से जिस महिला ने लिया वो कौन थी, सत्यभामा थी।
और गांधी जी की मानस पुत्री राजस्थान की किस क्रांतिकारी महिला को कहा जाता है? सत्यभामा को कहा जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें भाग लेने के कारण बंदी के रूप में रखा ब्यावर को, और ब्यावर को बसाया था एरिकिडसन महोदय ने बसाया था, जिसकी ब्यावर में छतरी भी बनी हुई है। दोबारा बता दूं, एरिकिडसन महोदय जो है वो यानी इसको बसाया था। इसको पहले चरण में बूंदी प्रजामंडल पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसकी दूसरी स्थापना जो हुई थी वो 19 जुलाई 1944 ईस्वी को हरिमोहन माथुर की अध्यक्षता। किसकी माध्यम में? तो आप लिखोगे 19 जुलाई 1944, कौन व्यक्ति है? हरिमोहन माथुर है, उसकी अध्यक्षता में पुनः इसकी स्थापना हुई थी। और हरिमोहन माथुर की अध्यक्षता में जब इनकी स्थापना हुई, सहयोगी सुंदर शर्मा इसके क्या रहे थे? सहयोगी रहे थे, और सुंदर शर्मा इनके साथ जुड़े। और बूंदी जो प्रजामंडल था, ये जब राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण हुआ, जिसमें काको जो आप जो की का प्रसोटा शब्द जोड़ते हो, बाबू झाड़ू की का प्रसोटा जो शब्द है, उसके अंतर्गत ये क्या हो गया था? शामिल हो गया था। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। लेकिन आपको जो एक कांतिमल चौथानी जो एक मेहता जो आपके एक शब्द जुड़ता है, देखो इसका योगदान एक और आंदोलन में है, और उसका नाम है किशनगढ़ प्रजामंडल। इस किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंतर्गत हुई थी। और किशनगढ़ को किसने बसाया? 1649 के अंतर्गत किशन सिंह ने बसाया था। और ये किशनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? छींट के लिए। और इस किशनगढ़ में एक बड़ी ठहनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध रही है। और बड़ी ठहनी चित्रकला उसको भारत की क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा कहते हैं। और मोनालिसा चित्र कब बना था? पुनर्जागरण के काल में बना था। और मोनालिसा चित्र को बनाया किसने था? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा इसको बनाया गया था। बहुत ही श्रेष्ठ चित्र था ये, एक भाव विहीन एक औरत का मार्मिक ये चित्र था। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब सामंत नागरीदास ने तो ये चित्र बनवाया, निहाल चंद्र ने ये चित्र बनवाया गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत जुड़ जाती है। तीसरे प्रजामंडल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और तीसरे प्रजामंडल का नाम क्या आता है आपके? जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल जो आपका है, इस जैसलमेर प्रजामंडल में पहले जैसलमेर बता दें। 1154 ईस्वी में राव जैसल सिंह ने इसे जैसलमेर को बसाया था। कितने ईस्वी में? 1154। इसे झरोकों का नगर कहते हैं, हवेलियों का नगर कहते हैं। और इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं इसे लंगर लिए हुए जहाज कहते हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है 38,401 किलोमीटर। कितना है? 38,401। भारत का सबसे बड़ा जिला जो आता है वो कच्छ आता है। कच्छ जिले के अंतर्गत जो आपका 45,335 552 के लगभग 35 के लगभग आता है। एक यानी कि 45,110 के लगभग आता है जो लेह वाला, ये बड़ा तो है, लेह वाला और कच्छ वाला छोटा है। 45,110 मैंने उल्टा बता दिया, थोड़ा सा ध्यान इसका करेंगे। जैसलमेर प्रजामंडल की शुरुआत कहां से हुई? तो जैसलमेर प्रजामंडल की शुरुआत 1900 पर सर्व हितकारी वाचनालय का मतलब पुस्तकालय, भंडारण या शोध क्षेत्र, वहां से जयपुर पर प्रजामंडल की जो पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हुई। जैसलमेर प्रजामंडल में 1931 में एक संगठन बना, माहेश्वरी संगठन। कौन सा संगठन बना था? माहेश्वरी संगठन बना। माहेश्वरी संगठन का गठन कब हुआ? 1931 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। तीसरी बात यहाँ पर, ये जो संगठन है माहेश्वरी, इसमें शिवशंकर गोपा। दूसरा व्यक्ति कौन था इसके अंतर्गत? सागरमल गोपा। तीसरा व्यक्ति कौन था इसमें? आईदान सिंह था। चौथा कौन था? रघुवर दयाल सिंह था। ये कई क्रांतिकारी उसके अंतर्गत जुड़ चुके थे, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। इन्होंने क्या किया कि जैसलमेर के अंतर्गत महती भूमिका रही सागरमल गोपा ने 3 पुस्तक लिखी। पहली पुस्तक उसने लिखी आजादी के दीवाने। दूसरी पुस्तक उसने लिखी थी
वो लिखी थी गुंडाराज, जो जेल में लिखी थी। और तीसरी पुस्तक उसने लिखी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये पुस्तकें उसके द्वारा लिखी थी। गुंडाराज वहां के प्रशासन पर थी और दिल्ली के जो एक क्रांतिकारी दिल्ली नहीं बूंदी के क्रांतिकारी थे रघुनाथ सिंह, उस पर प्रशासन ने एक मुकदमा दर्ज किया था। उसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी और आजादी के दीवाने पुस्तक लिखी थी। इन पुस्तकों के कारण वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन हुआ था। लेकिन सागरमल गोपा को जेल में डाल दिया गया था और जब जेल में डाल दिया गया तो वहां पर उसके साथ अमानसिक व्यवहार किया। केरोसिन पब्लिक मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा काम करने वाला थानेदार वहां का कौन था? गुमान सिंह थानेदार था। लेकिन इस पर एक रिपोर्ट बैठी थी गोपाल पाठक। ये गोपाल पाठक नाम की एक समिति बैठी थी और उस समिति ने इसको जांच के दायरे में लिया। लेकिन जांच के दायरे में लेने से क्या हुआ? क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह आई कि जो गोपाल पाठक समिति थी वो क्रांतिकारियों के पक्ष में अपना निर्णय नहीं दे पाई। और कहा जाता है कि यहाँ पर 1944 ईस्वी को यहाँ पर एक प्रजामंडल मिला। उस प्रजामंडल का नाम था जैसलमेर प्रजा मंडल आंदोलन। राजनीतिक रूप से निष्क्रिय एकमात्र प्रजामंडल था। देखो आप यहाँ कर दोगे 1944 और इसमें आप कर दोगे मीठालाल व्यास। लेकिन ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जिसको एक निष्क्रिय प्रजामंडल की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं था। जयपुर पर जैसलमेर सर्वहितकारी वाचनालय, माहेश्वरी संगठन, शिवशंकर गोपा, सागरमल गोपा, आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह, आजादी